प्यारे साथियों, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कभी मेरी वजह से आपका मान कमजोर ना हो, आपकी नाक ना नीचे हो। पाजी कह रहे थे कि भाई कोई ऐसा काम है, आपको वचन देके कर रहा हूं, मैं जब तक जीऊंगा पूरी ईमानदारी से, महापुरुषों के मिशन के लिए जीऊंगा। और जिस दिन महापुरुषों के मिशन से एक छटने का मन होगा उस दिन मैं काम छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। मेरी बात को अभी आता, हमारा जो समाज है ना वो इतना ठगा गया है चुंबर साहब कि वो हर आदमी को टेस्ट करता है पिन मार मार के, भाई ये धोखेबाज तो नहीं है, ये किसी का भेजा हुआ तो नहीं है, ये हमें ठगेगा तो नहीं, हमसे धोखा तो नहीं करेगा। और जब वो भरोसा करता है तो इतना करता है कि फिर आपकी सारी गलतियों को वो माफ कर देता, फिर कहता हूं अपने नेता के साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मैं तो बड़ा खुद को जो है मजबूत आदमी मानता हूं। मैं तो मान रखता कि अगर दोबारा भी जन्म हो सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम लेवा संगत में हो। इतनी गैर बराबरी के बीच जन्मे हम सब लोग, और हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों तक का बलिदान करके इस आंदोलन को सींच के हमें यहां तक लाने का प्रयास किया। आज हम जो ये कोट पैंट टाई पहन के बैठे हैं, ये हमारे टाई वाले बाबा की वजह से हमें मिली। हालांकि टाई वाले बाबा जी को आगे बढ़ाने में हमारे संतों का योगदान भी कम नहीं, चाहे हमारे फ्लोर वाले संत हो, चाहे स्वामी अछूतानंद हो। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में एक तरफ गांधी जी कह रहे थे कि मैं अछूतों का नेता, वहां हमारे संतों ने लेटर भेज के अपनी बात को पहुंचा के, फोन से लिखे पत्र लिख के ये बताने का काम किया कि हमारा अगर कोई नेता है तो वो मिस्टर गांधी नहीं है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब के लिए तो कितने भी शब्द कह देने वो कम पड़ जाने, लेकिन मैं आज बात आपसे ये करूंगा कि अगर हम उनकी सच्ची औलाद हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बैठती कि उनके अधूरे काम को पूरा करें, उनके सपनों को पूरा करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान को सौंपा था तो क्या कहा था? जुगनू बाजी तो नाम तो जुगनू सी, अगर तुझे काम जो है वो हाई वोल्टेज जो है ट्यूबलाइट लगते। आज जब बाबा साहब संविधान सौंप रहे थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने संविधान सभा के लोगों से कही। उन्होंने कहा देखो भाई, हमने संविधान तो बना लिया, लेकिन हम अगर इसके तरीकों को, इसकी वैल्यू को, इसके मूल्यों को अपने जीवन में अगर धारण नहीं करेंगे तो संविधान अंत बुरा साबित होगा। उन्होंने कहा संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, अंत संविधान बुरा साबित होगा। और अगर संविधान को चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीयत अच्छी होगी, उनकी नीति अच्छी होगी, तो अंत संविधान सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। ये बाबा साहब। और उन्होंने ये भी कहा पूरी संविधान सभा को कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में खत्म कर रहे हैं। विरोधाभास कि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर होंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, जाति के आधार पर कि कोई पैदा होते ही छोटा हो जाता है और कोई पैदा होते ही बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, जब तक ये गैर बराबरी रहेगी और जब तक देश में आर्थिक गैर बराबरी रहेगी कि एक आदमी इतना अमीर है कि वो 56 भोग खाता है, उसके जानवर भी, जो जानवर वो पालते हैं वो जानवर भी इंसानों से अच्छा भोजन खाते हैं, उसको ये नहीं पता उसके घर में क्या बना है और उसके घर में क्या बचा है। और दूसरी तरफ लोग ऐसे भी हालात में हैं जिनको एक टाइम का भोजन भी खिंचकर मिलता है, अगर वो मेहनत मजदूरी ना करें तो उनको एक टाइम का भोजन मिलता है। जब तक ये गैर बराबरी दूर नहीं होगी आर्थिक रूप से, तब तक ये राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाए। उनको ये खतरा महसूस होता था कि कल मैंने वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन इस वोट से मेरे लोग राज नहीं कर पाए। और हुआ भी ऐसा ही। बाबा साहब समाज को जाके समझाते कि मैंने आपको जीवन बदलने का फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला क्या है कि पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय व्हिच कैन यू ओपन एन ईच डोर ऑफ योर सक्सेस। कि मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, ना तलवार चलानी, ना बंदूक चलानी, ना तोप चलानी, ना किसी को बुरा कहना, ना कोई झगड़ा करना, बस
किस्मत बदल देनी है, राजकाज अपने हाथ में ले लेना है। जब समाज को जाके बाबा साहब ये बात समझाते थे तो आप ये सोचो, जिन्होंने हजारों साल हमें पूरे तमाम तरह की परेशानियों में भी इज्जत की जिंदगी दिलाने में मदद नहीं की, वो लोग भी तो कुछ कोशिश कर रहे होंगे। तो वो भी कोशिश कर रहे थे। उनको ये लगता था कि वोट से इनका राज आ जाएगा, ये कुर्सी में बैठेंगे और हमें खड़े होकर सलूट करना पड़ेगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि वोट इनके पास है और नोट हमारे पास है। इनके लोग समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वोट की वैल्यू को नहीं समझते, हम इनके वोट को नोट से खरीद लेंगे। और ये लंबे समय होता रहा। बाबा साहब समझा समझा के थक गए और अंत में जब परेशान हो गए, आगरा में भाषण दिया 18 मार्च 1956 को, और क्या कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं जो करना चाहता था उसका कुछ प्रतिशत कर पाया। आज भी मेरा समाज गांव में भूखा प्यासा रहता है, तमाम तरह की मुसीबत सहता है। मैं चाहता हूं कि मैं गांव में जाकर उसको भी जागरूक करूं, उसको भी पैरों पर खड़ा करूं। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, मैं चारों तरफ देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान नजर नहीं आता जो इस तंबू का बंबू बनके, तंबू यानी कि उनका आंदोलन, उसका अगुवा बनके, इस तंबू का बंबू बनके इस तंबू को आगे बढ़ा सके। मुझे एक भी दिखाई नहीं देता। अगर एक भी ऐसा खड़ा हो जाए तो डॉक्टर अंबेडकर भी चैन से मर सके, मेरे दिल में इस बात की पीड़ा नहीं। और आप महसूस करो, बाबा साहब तड़पते तड़पते चले गए। इसका उदाहरण यह है कि जब एक पत्रकार पूरे भारत में घूम रहा था, बड़े बड़े नेताओं से इंटरव्यू करता हुआ, दिन में घूमता रहा, गांधी जी के पास गया, उनके लोगों ने कहा सो रहे हैं, नेहरू जी के पास गया, पटेल जी के पास गया, उनके लोगों ने कहा भाई वो तो आराम कर रहे हैं। रात को थकता हारता 1:30-2 बजे बाबा साहब अंबेडकर के यहां पहुंचा। बाबा साहब अपने काम में लगे हुए थे। बाबा साहब ने गर्दन उठा के नहीं देखा कि कौन है। बाबा साहब ने सोचा कि उनका जो कर्मचारी उनके साथ काम करता है वो होगा। उन्होंने ये कह दिया कि भाई जरा पानी ला दे, तो वो आदमी अपनी जगह से हिला नहीं। जब वो अपनी जगह से हिला नहीं, बाबा साहब को बेचैनी हुई कि ऐसा क्या हुआ कि आज ये मेरी बात नहीं माना। बाबा साहब ने गर्दन उठा के देखा तो जेंटलमैन खड़ा था। उन्होंने कहा हुआ क्यों? तो उसने जवाब दिया कि सर मैं एक जर्नलिस्ट हूं और बड़े बड़े जो लीडर इंडिया के, उनके विजन को, उनके जो वो कार्य कर रहे हैं उनको जानने का प्रयास कर रहा हूं। तो बाबा साहब ने कहा बताइए। उन्होंने कहा बस मेरा एक सवाल है आपसे कि सारे बड़े लीडर सो रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर आप क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा बिट्टू भाई कि मेरा समाज सो रहा है, मैं इसलिए जाग रहा हूं, और उनका समाज जाग रहा है, वो इसलिए। प्यारे साथियों, इतना दर्द लेके बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच से चले गए। और देखो गजब की बात आपको बताता हूं, आप मुझ में 1000 कमी ढूंढ लो, ये आसान है क्योंकि मैं इंसान हूं। आप मुझ में 1000 कमी ढूंढ सकते हो, आप मुझे बुरा भला कर सकते हो, आपको अधिकार। लेकिन मैं आपको जो आज बताने वाला हूं, अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर चले गए और आप मुझे अपने मुंह से बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को फिर दोबारा आपको किसने किया? बताओ, 950 के लोगों बताओ, मैंने जोर से बताओ। तो काशीराम साहब, आपको पता बाबा साहब कहां जन्मे थे? जानते हैं आप लोग? मैं बताऊं, बाबा साहब मध्य प्रदेश में जन्मे। मध्य प्रदेश की एक जगह इंदौर में एक छावनी थी मऊ, वहां बाबा साहब जन्मे। और जिन्होंने उनके आंदोलन को चलाया वो कहां जन्मा? पंजाब, रोपड़, बंगा साहिब, वो वहां जन्मे। उन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतनी पत्रिका चलाई है, कभी उन्होंने नहीं बताया कि वो बाबा साहब से मिले। अगर मैं गलत बोलूं तो एकदम से हाथ खड़ा करके कहना कि आप झूठ बोल रहे थे। वो लोग कभी नहीं मिले बाबा साहब से, जीते जी नहीं मिले। लेकिन अगर मिले बाबा साहब से तो जब वो मिले, वो क्लास 1 के इंजीनियर थे, क्लास 1 के साइंटिस्ट थे, क्लास 1 के अधिकारी थे, डीआरडीओ में काम करते थे, पुणे में जॉब करते थे। और तब उनको पता लगा कि ये डॉक्टर अंबेडकर वो अंबेडकर है जिनकी वजह से आज मैं क्लास 1 का अधिकारी हूं। तो उन्होंने उनकी किताब पढ़ के जो है अपनी नौकरी को लात मार दी। आप ये महसूस करो कि उन्होंने बाबा साहब से कभी मिले नहीं, कभी हाथ नहीं मिला, कभी गले नहीं मिले, उनके घर नहीं गए, लेकिन उन्होंने उनके विचार पढ़ के, उनकी किताबें पढ़ के अपनी नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ के जब वो समाज को समझाने निकले, लोगों को जाकर कहते हैं कि भाई मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात लेके आपके पास आया हूं। तो लोग कहते भाई तो यार अपना काम कर ले, हमें अपने बहुत सारे काम हैं, तूने अपनी तो नौकरी को लात मार दी, हमारे बालक पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएंगे, तो तू अपनी चिंता कर रहे भाई, कुछ कमा खा ले, हमें अपने हमारे हाल में छोड़ दे। साहब
किसी की नहीं सुने, साहब अपने काम को करते थे, क्योंकि उस समय समाज कांग्रेस को वोट देता था। जब साहब जाते थे अपनी बात को लेकर, तो हमारे लोग क्या कहते थे उनको कि भाई हम कांग्रेस के लोग हैं, आप जाओ अपना काम करो। बताओ सच है नहीं है? है नहीं है सच? कहते थे साहब कि भाई आप बंदे तो बढ़िया और कल भी बढ़िया कर रहे थे, बाबा साहब भी कल कर रहे थे, लेकिन तुझे अपने घर जाओ, हम कांग्रेस के लोग, हम आपके साथ नहीं खड़े। कितनी मुसीबतें, किस माहौल में, किस तरह के जज्बे के साथ आए थे साहब कि उन्होंने अपने समाज को ये कहा और अपने सारे साथियों को कहा कि जब आप मिशन का काम करने जाओगे तो 3 चीजों के लिए तैयार रहना। पहला आरोप, दूसरा अपमान और तीसरा नुकसान। आप जब समाज का काम करने जाओगे तो आप पे आरोप करेंगे, आपका अपमान करेंगे, कुछ लोग कहें खड़ा जमा जा, मेरी बात नहीं सुनी, आपको तमाम तरह के नाम देंगे, कोई आपको छूटा कहेगा, कोई फरेबी कहेगा, कोई गद्दार कहेगा, सारी बात कहेंगे। और हो सकता है कि गुस्से में आपको पीट ना दे, आपका नुकसान ना कर दे। तो अगर मन में इच्छा हो कि मैं समाज के लिए जीना है तो ये 3 चीज तय करके जाना। साहब ने समाज को समझाया। जब लोग उनसे कहते कि आपने नौकरी छोड़ दी, तो वो कहते हैं कि मैं नौकर नहीं बनना चाहता। बाबा साहब मुझे नौकर बनने को नहीं कहे, बाबा साहब मुझे मालिक बनने को कहे। मैं अपने समाज को मालिक बनाना चाहता, मैं नौकर नहीं बनाना चाहता। वो कहते हैं नौकरी चाहे क्लास 1 की, क्लास 4 की, वो नौकरी होता है। और नौकर होता है जब छोटा हो बड़ा हो। मैं मालिक बनना, और मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि आप मालिक हैं, आपके अपने बिजनेस है। मुझे गर्व होता है कि आप जब से शटर बंद कर दो और जब से शटर खोला हो, जब मालिक हो, यहां मालिक। प्यारे साथियों, धीरे धीरे आपने उनकी बात पर भरोसा किया और उनका साथ दिया। और जब साथ दिया तो ऐसे दिया कि लोग कहते थे कि उनसे बड़ी रैली करने की हिम्मत किसी के अंदर। मगर आप देखो कि क्या एक दिन में संभव हो पाया? साइकिलें चल रही हैं। आज मुझे किसी ने कहा, वो माता जी दिख नहीं रही मुझे, उन्होंने कहा कि हमने सांप को देखा है। तो कह रहे जब सांप मुझे मिले तो उनकी चप्पलें टूटी हुई थी, उनके कपड़े फटे हुए थे। तो मैं तो उनके पैरों को हाथ लग गया थे कि आप महान हो कि आपको साहब के साथ उस दौर में देखने का मौका मिला। हाँ जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी। तो फिर आपने उनका साथ दिया। लेकिन आज ही मुझे किसी ने बताया कि जब अपने आखिरी समय में पंजाब में आप बाबू काशीराम साहब रैली कर रहे थे तो बहुत बुरा भला कह रहे थे अपने लोगों को कि तुमसे मेरा साथ नहीं दिया। कितनी रैली है हुशियार, तुसी मेरा साथ नहीं देता, तुसी मैंने धोखा देता। जब कोई काम करने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला, अपना सब कुछ लुटा देने वाला और समाज उसका हाथ ना पकड़े तो उसमें जोर तो पड़ता है, जोर पड़ता है उसके ऊपर। उसको लगता है मैं क्या करके दिखाऊं, कौन सा दिल चीर के दिखाऊं, क्या करके दिखाऊं कि समाज को समझ आए कि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं आपके बच्चों को, आने वाली नस्लों के लिए, आपको इस गरीबी बेबसी लाचार से निकालने के लिए लड़ रहा हूं। तो साहब तो अपनी पीड़ा को कहते कहते चले गए। लेकिन आप ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या साहब का काम पूरा हो गया? साहब का सपना पूरा हो गया? बाबा साहब का सपना पूरा हो गया? आज मैं भारत की गलियों में उनके सपने को लेकर घूम रहा हूं। एक लंबे समय तक बाबा साहब को लोग, हालांकि आज तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब के बारे में कोई एक लफ्ज कह दे, लेकिन उस समय बाबा साहब को लोग एजेंट कहते थे कि ये अंग्रेजों के एजेंट। बाबा साहब अंग्रेजों के एजेंट नहीं थे, बाबा साहब अपने लोगों के लिए जी रहे थे। उनको फर्क नहीं पड़ता था क्या होता, उनको ये लगता था कि सरकारें बदल जाएंगी, राज बदल जाएंगे, मेरे लोगों की स्थिति नहीं बदलेगी, इसलिए वो अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। काशीराम साहब जब लड़ रहे थे तो उनको दूसरी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे वो सीआईए का एजेंट। ये काशीराम साहब का एलिगेशन लगाते थे। तो काशीराम साहब अगर उनकी परवाह करते तो क्या इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके जाते? भाई मैं अपने बारे में मैंने कुछ सुबह भी बताया था आपको, और ये पहला प्रोग्राम है विदेश में जो इतने देर तक चल रहा है। सीरियसली, थैंक यू रियो।